नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन-डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिनका हाल ही में 21 फरवरी को निधन हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फली एस नरीमन नाम के इन व्यक्तित्व की, जो कि कानून के क्षेत्र में एक प्रख्यात कानूनविद थे। इन्हें न्यायपालिका का भीष्म पितामह भी कहा जाता था। तकरीबन 75 वर्ष की सेवा इन्होंने इस क्षेत्र में दी और हाल ही में 21 फरवरी को इनका निधन हो गया। तो आज के इस संदर्भ में हम इनके प्रारंभिक परिचय, इनके योगदान के साथ साथ उन महत्वपूर्ण केसों को भी देखेंगे जिसके अंतर्गत इनके अमूल्य योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। फली एस नरीमन महत्वपूर्ण योगदान पर एक नजर। किन बिंदुओं के अंतर्गत ये चर्चा केंद्रित होगी, सबसे पहले उन बिंदुओं को देख लें। तो खबर के बाद चर्चा में क्यों है, इस प्रकरण को मैंने आपको बताया कि निधन की वजह से यही चर्चा में आए हैं। साथ ही इनका प्रारंभिक परिचय के साथ साथ उन महत्वपूर्ण केसेस को हम देखेंगे, तो वो कौन से ऐसे केस हैं उनको देखेंगे और अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है, उसकी तरफ भी हम चलेंगे। अब तक अगर चैनल के साथ आप जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको प्रत्यक्ष रूप से हमारे नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। बात सबसे पहले खबर की करें तो खबर है इंडियन एक्सप्रेस की और खबर है कि फली एस नरीमन 9 नोटेबल केसेस ऑफ द जूरी। तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले वो कौन से इनके केसेस हैं, उस तक पहुंचने से पहले इनके प्रारंभिक परिचय को एक बार देखना आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व बनने तक का जो सफर है वो समाज में उसके द्वारा दिए गए योगदान पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले इनके परिचय की अगर बात करें तो इनका 10 जनवरी 1929 को रंगून, जो प्रारंभिक इसका नाम रंगून था, बाद में वर्तमान में इसको यंगून कहा जाता है, वहां पर एक पारसी परिवार में हुआ था। 1942 का वो दौर था जबकि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। उसी समय इस क्षेत्र पर जब जापानी हमला होता है तो इनका परिवार वहां से विस्थापित होता है, फिर ये भारत में आ जाते हैं। उस समय इनकी आयु मात्र 12 वर्ष थी। नवंबर 1950 का वो दौर था जब बॉम्बे हाईकोर्ट में एक वकील के तौर पर इन्होंने अपनी सेवा शुरू की और यहां से इनके न्याय के क्षेत्र में अपने योगदान को देने का सिलसिला प्रारंभ होता है। 1961 में ये सीनियर एडवोकेट बन जाते हैं और 1972 में ये हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं। फिर मई 1972 से आप देखेंगे इन्हें एक महत्वपूर्ण पद एएसजी का मिलता है, अर्थात एडिशनल सॉलिसिटर जनरल या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद को ये सुशोभित करते हैं। 26 जून 1975 को फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया और आपको ज्ञात हो कि 26 जून 1975 को जब ये इस्तीफा दिए उस समय इमरजेंसी लगाई गई थी, ठीक उसके दूसरे दिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 1999 में ये राज्यसभा में जाते हैं। फिर उसके बाद 1991 से 2010 तक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी बार बार बनते हैं, मतलब इस ड्यूरेशन में इस पद को भी इन्होंने कई बार सुशोभित किया। 1995 से 97 के दौर में आप देखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वहां पर जो कानूनविदों के अंतर्राष्ट्रीय आयोग की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, उसके भी ये प्रेसिडेंट रहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्होंने कानून के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी हैं। इनकी सेवाओं को, इनके महत्वपूर्ण योगदानों को देखते हुए 1991 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं 2007 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। केवल कानून ही नहीं, इन्होंने कुछ पुस्तकों की भी रचना की, लेखन में भी इन्होंने अपना हाथ आजमाया और उनकी कुछ पुस्तकें हैं महत्वपूर्ण जो परीक्षा में भी आपसे पूछी जा सकती हैं। बिफोर द मेमोरी फेड्स, जो इनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा द स्टेट ऑफ द नेशन, इंडियाज लीगल सिस्टम कैन इट बी सेव्ड, गॉड सेव द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। और आपको बता दें कि 21 फरवरी को जब इनका निधन होता है उस वक्त इनकी आयु 95 वर्ष थी और लगभग 75 वर्षों का इनका करियर है, इनका योगदान है इस क्षेत्र में। तो ये इनका प्रारंभिक परिचय रहा। अब हम उन महत्वपूर्ण केसेस पे एक नजर डालेंगे जिसकी वजह से इनको हमेशा याद किया जाएगा या याद किया जाता रहा है। सबसे पहले अगर केस की बात करें तो द सेकेंड जज केस के नाम से इसको जाना जाता है। द सेकेंड जजेस केस में हुआ यह था कि 1981 में सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक पीठ ने, संवैधानिक पीठ अर्थात जो मिनिमम 5 जज जिसमें होते हैं, उस पीठ ने एक निर्णय दिया। उस निर्णय में यह हुआ कि जो न्यायिक नियुक्तियां होती थीं, अर्थात जो जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट्स होते थे या उनके जो तबादले होते थे, उसमें केंद्र सरकार को वरीयता देने का निर्णय इस संवैधानिक पीठ के द्वारा दिया गया था। और यह कहा गया था जो अनुच्छेद 124 के तहत ये जो परामर्श होता है वो परामर्श केवल एक परामर्श होता है, वो कोई जरूरी नहीं होता है कि उस पर सहमति दी जाए प्रेसिडेंट के द्वारा। अब यहां पर इसको 1987 में चुनौती दी गई। किसके द्वारा चुनौती दी गई तो आप ध्यान रखिएगा, SCAORA के द्वारा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के द्वारा। कई वरिष्ठ अधिवक्ता भी थे इसमें और उसका नेतृत्व जो किया वो नरीमन साहब ने किया और इनके नेतृत्व में यहां पर इन्होंने
अपना तर्क रखा कोर्ट में। तर्क का मतलब ये हुआ, आशय ये हुआ कि इन्होंने इस बात के पक्ष में रखा कि जो परामर्श दिया जाता है वो परामर्श विशेष रूप से किस क्षेत्र में, न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों के क्षेत्र में। इस क्षेत्र में जो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो परामर्श देगी, जो सीजेआई परामर्श देंगे, वो परामर्श केवल सलाह नहीं होगी बल्कि सलाह से कहीं अधिक होगी। अर्थात जो सीजेआई की सलाह है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो सलाह होगी, उसको बाध्यकारी मानने की तरफ इन्होंने इस पक्ष में अपने तर्क रखे। और उसका परिणाम ये हुआ कि 1993 में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की स्थापना हो जाती है। और यहां से इनका ये जो पहला महत्वपूर्ण केस है उसमें इनका अवदान हमको दिखाई देता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति है उसमें जो सिफारिश होगी सीजेआई की, वो एक तरह से बाध्यकारी होगी। इस पक्ष में, इनके तर्कों के पक्ष में इनकी पहली जीत यहां पर दिखाई देती है। इसके बाद दूसरा केस अगर देखें आप, द थर्ड जजेस केस के नाम से इसको जाना जाता है। क्या है केस? तो इसमें क्या हुआ कि राष्ट्रपति के.आर. नारायणन जी उस समय महामहिम राष्ट्रपति थे। और इन्हीं के समय आप जानते हैं कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकता है, सलाह ले सकता है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर ही स्पष्टीकरण मांगा था इन्होंने। अब यहां पर क्या हुआ कि नरीमन साहब ने, यह मामला भी जब जाता है कोर्ट में, तो नरीमन साहब ने अपनी दलीलें दी और यहां भी दो निष्कर्ष इस मामले में निकल कर आए थे जो कि काफी महत्वपूर्ण थे। क्या निष्कर्ष था? पहला यह था कि जो न्यायिक नियुक्तियां हैं उसके लिए कोई भी सिफारिश करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनसे भी परामर्श करना चाहिए। अर्थात सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों से भी परामर्श करेगा। एक तो यह निष्कर्ष निकल के आया। और दूसरा था कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम प्रणाली का जो आकार था, जो उसमें जजेस की संख्या थी, जो वरिष्ठतम या महत्वपूर्ण जो जज होते थे 3, उनके आकार को 3 से बढ़ाकर कर दिया गया 5। तो ये दो महत्वपूर्ण इस दूसरे केस में निकल कर आते हैं। तीसरा केस था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का जो मामला था। अब देखिए एनजेएसी का मामला भी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ इस केस का नाम है। इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व संभाला नरीमन साहब ने। अब यहां इन्होंने 2015 का मामला था। इसमें इन्होंने ये तर्क दिया कि जो केंद्र सरकार है और विधायिका है, अगर उसका अधिकार ज्यादा होगा न्यायिक मामलों पर, तो ऐसे दिशा में क्या होगा, ऐसी दशा में क्या होगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा, वो प्रभावित होगी। ऐसी दशा में एनजेसी के विरोध पे, एनजेसी के माध्यम से जो विधायिका को ज्यादा शक्ति दी जा रही थी, न्यायपालिका पर विधायिका को एक तरह से प्रभावी बनाया जा रहा था, उसका इन्होंने विरोध किया। और इनके तर्कों का परिणाम ये हुआ कि जो 5 जज थे उसमें 4 जज जो है बहुमत के हिसाब से इनकी बातों पे, इनके तर्कों पर सहमत होते हैं। और परिणाम यह होता कि जो न्यायाधीश नियुक्तियों के लिए कोलेजियम प्रणाली है उसको फिर से बहाल कर दिया गया। एनजेसी के जो प्रस्ताव था उसको वहीं पर रद्द कर दिया गया। तो यह भी एक महत्वपूर्ण मामला है जिसमें नरीमन साहब का योगदान था। अगला मामला है संसद मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती। यह गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो मामला था, इसमें भी नरीमन साहब की भूमिका थी। पंजाब में क्या हुआ कि 2 भाइयों के द्वारा संविधान का जो 17वां संविधान संशोधन आया था, उस संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति का अधिकार प्रभावी हो रहा था, क्योंकि उसमें अनुच्छेद 31A में संशोधन किया गया था जिसके माध्यम से जो संपदा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार है, प्रभावी हो रहा था। तो पंजाब में 2 भाइयों ने इसको चुनौती ददे दी थी। और इन्हीं के पक्ष में जो है यहां पर फिर से नरीमन साहब खड़े होते हैं और यहां पर इन्होंने अपने तर्कों के माध्यम से ये बात कही कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद जो है वो संशोधन तो कर सकती है, लेकिन ये शक्ति जरूर है संसद के पास, लेकिन वो ऐसे संशोधन को नहीं कर सकती है जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग को प्रभावित करे। अर्थात भाग 3 में जो निहित अभिलेख हैं वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं है 368 के संविधान संशोधन के तहत होने वाले संशोधन में। इस लिहाज से यहां भी जो न्यायाधीशों की जो बेंच थी, उसमें आप कहेंगे जो पीठ थी, उस पीठ में 11 जजों का जो समूह था उसमें 6 जज इनके समर्थन में रहे। और यहां भी नरीमन साहब के तर्कों की जीत होती है और उसमें भी इस बात को स्वीकार किया जाता है कि अनुच्छेद 13(2) ऐसा कानून नहीं है कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने की परमिशन दे। अगला जो मामला है वो भोपाल गैस त्रासदी का था। आपको पता है कि भोपाल गैस त्रासदी एक बहुत बड़ी विपदा थी, एक बड़ी त्रासदी थी जो 1984 में भोपाल में घटित हुई एक घटना है। यहां पर क्या हुआ कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड वो कंपनी थी, इस कंपनी में ही वो घटना घटित हुई। इसमें 42 टन से ज्यादा जो रासायनिक जहरीले रसायन जो हैं वो उनका रिसाव हुआ और इससे हजारों मौतें हुई और पर्यावरण को नुकसान तो हुआ ही हुआ। इसके परिणाम स्वरूप अब यहां पर क्या हुआ कि इसमें यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की तरफ से
नरीमन साहब खड़े हुए। लेकिन ये एकमात्र ऐसा केस है जिसमें उनको बाद में चलकर मानवीय आधार पर उन्होंने खुद स्वीकार किया कि मुझसे यहां पर गलती हुई। बाद में उनके ही प्रयासों से, हालांकि वो मुआवजा दिलाने के लिए जब यहां पर बात कर रहे थे, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की तरफ से वो केस लड़ रहे थे, तो 426 मिलियन डॉलर की बात की जा रही थी मुआवजे की। बाद में इन्हीं के प्रयासों से समझौता होता है केंद्र सरकार और यूनियन कार्बाइड दोनों के बीच में, और 1989 में जो समझौता हुआ इस राशि को बढ़ाकर साहब 470 मिलियन डॉलर किया गया। तो एकमात्र ऐसा केस था जिसमें पक्ष को लेके इनको रिग्रेट भी फील हुआ था। हालांकि बाद में उन्होंने जो समझौता कराया उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। छठा जो अगला केस आपको देख रहे हैं, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, इसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें आप देखें TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य के नाम से इस केस को जाना जाता है। इसमें संविधान का अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत जो अल्पसंख्यकों को अधिकार मिले हैं शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और उनका प्रशासन चलाने की, इस केस में भी नरीमन साहब का अल्पसंख्यकों को ये अधिकार दिलाने में, उनके समर्थन में अपने तर्क उन्होंने रखे और ये अधिकार दिलाने में उनको ऐतिहासिक TMA पाई मामले में इनके तर्कों को ऐतिहासिक रूप से याद किया जाता है। इस मामले में भी इनके तर्कों की जीत हुई थी। आगे देखें, राज्यपाल केवल मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री की सहायता और सलाह पर कार्य करेंगे। ये केस था नबाम रेबिया और बमांग फेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष केस का। देखिए ये मामला है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश की ये घटना है 2015 में। यहाँ पर एक प्रकार की राजनीतिक संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। हुआ यह था कि वहां के जो तात्कालिक राज्यपाल थे, जिनका नाम था ज्योति प्रसाद राजखोवा, राज्यपाल साहब ने उस समय ऐसा किया कि वहां पर फ्लोर टेस्ट के नाम पर, अर्थात बहुमत सिद्ध करने के लिए पार्टियों को आमंत्रित करने के लिए जो विधान सभा वहां की थी उसके सत्र को इन्होंने आगे बढ़ा दिया था। अब ये मामला कुछ लोगों के द्वारा, विशेष रूप से उस समय जो एक विप होते हैं, विप अर्थात सचेतक होते हैं, हर पार्टी का एक अनुशासन को बनाए रखने के लिए विप या सचेतक को नियुक्त किया जाता है। तो उस समय के जो सचेतक थे उनका नाम था बमांग फेलिक्स। तो बमांग फेलिक्स ने इस चीज को 2016 में इसको चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और वहां पर इनके साथ, इनके पक्ष में नरीमन साहब खड़े होते हैं और वहां पर वो अपने तर्क रखते हैं। और तर्कों के बाद यह तय हुआ कि राज्यपाल के पास विधानसभा सत्र को आगे बढ़ाने की शक्ति नहीं है। वह ऐसा तभी कर सकता है जब मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की सहायता और सलाह वो ले सके, इसके बाद ही वो ऐसा कदम उठा सकते हैं। वो स्वयं अपने आधार पर ये नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर फिर से पुरानी व्यवस्था को बहाल किया गया। नरीमन साहब के तर्कों की जीत हुई और फिर से जो पुराने मुख्यमंत्री थे नबाम तुकी, उनको, उनके नेतृत्व वाली जो कांग्रेस सरकार थी उसको फिर से सरकार अपनी बनाने के लिए वहां पर बहाल किया गया। इसके अलावा तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जमानत हुई। वहां भी इनके साथ खड़े हुए थे नरीमन साहब। वहां क्या हुआ कि जयललिता बनाम तमिलनाडु राज्य का जो केस है उसमें 1991 से 95 के बीच में जब इनका कार्यकाल था बतौर मुख्यमंत्री, तो ये उनके ऊपर आरोप लगता है कि इन्होंने धन का दुरुपयोग किया, आय से अधिक संपत्ति को अर्जित किया। इनके साथ यह भी हुआ कि 100 करोड़ रुपए का इनके ऊपर जुर्माना लगा दिया गया था। अब इनके पक्ष में खड़े हुए थे, अपने दलीलों को पेश किए और यहां पर क्या हुआ कि अक्टूबर 2014 में, क्षमा करिएगा, वहां पर जयललिता की ओर से जब पेश हुए तो इन्होंने इस जुर्माने के खिलाफ ही केवल जयललिता जी को जमानत नहीं दिलाई, बल्कि उनके ऊपर जो पहले के बेंच ने, जो हाईकोर्ट ने बेंगलोर के सत्र न्यायाधीश द्वारा जो सजा उनके ऊपर लगाई गई थी, उस सजा को भी निलंबित करने का इन्होंने काम किया। तो यहां भी इस केस को भी याद किया जाता है इनकी दलीलों की वजह से। एक अन्य केस है कर्नाटक राज्य और तमिलनाडु राज्य के बीच में कावेरी जल के बंटवारे को लेकर जो विवाद चल रहा था, उसमें भी इनको याद किया जाता है। कैसे? तो नरीमन साहब जो थे वो तमिलनाडु राज्य के साथ जल बंटवारे को लेकर जो भी विवाद हो रहा था कर्नाटक राज्य का, तो कर्नाटक राज्य की तरफ से ये खड़े थे। 30 वर्षों से अधिक समय तक कर्नाटक के पक्ष में, कर्नाटक के प्रतिनिधि बनकर ये अपनी दलीलों के माध्यम से, अपने तर्क के माध्यम से बातें रखते रहे। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को जो है एक आदेश दिया। आदेश ये दिया कि 21 सितंबर से 27 सितंबर के बीच में 6000 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ने के लिए कहा। अब इसको कर्नाटक की सरकार को मानना चाहिए था, लेकिन तात्कालिक रूप से देखा गया कि कर्नाटक की सरकार ने अपने विधानसभा में यह प्रस्ताव पास किया कि हम उसको नहीं मानेंगे। तो इस बात से नरीमन साहब सहमत नहीं थे, क्योंकि वो माननीय न्यायपालिका जो थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो था, उसके खिलाफ किसी कदम के साथ खड़े नहीं हो सकते थे। फिर यहां से वो इस अवहेलना पर कर्नाटक राज्य का साथ छोड़ देते हैं, उसके पक्ष से खुद को अलग कर लेते हैं। हालांकि
जब तक उन्होंने कर्नाटक राज्य के साथ रहते हुए अपनी जो दलीलें दी, बाद में जो रिजल्ट आया, जो निर्णय सुनाया गया, उसमें उन दलीलों को पॉइंट आउट किया गया बतौर निर्णय के दौरान, और उसमें कहा गया कि 16 फरवरी 2018 को जो अंतिम फैसला हुआ, तो उसमें नरीमन साहब के तर्कों को पॉइंट आउट करके बताया गया और कहा गया बाद में जो राशि यहां पर जो चीजें तय की गई उसमें भी उसका प्रभाव दिखाई देता है। कर्नाटक की जो वार्षिक जल निकासी है, अर्थात एक वर्ष में जो जल निकासी करने के लिए कर्नाटक की बात कही गई थी, उसका जो अमाउंट था, उस अमाउंट को भी कम किया गया। तो कहीं ना कहीं नरीमन साहब के दलीलों का असर था। आप देखें कि 192 टीएमसी से उसको कम करके 177.25 हजार मिलियन टीएमसी या क्यूबिक फीट में इसको अगर कम किया गया इस मात्रा को, तो यहां पर नरीमन साहब के तर्कों का ही असर था जो उन्होंने 30 वर्षों तक कर्नाटक के साथ जुड़े रहने के दौरान पेश किया था। तो ये कावेरी जल विवाद में भी इनके तर्क थे। और अंत में इन महत्वपूर्ण केसेस में आपके योगदानों को आपकी स्मृति में हम हमेशा याद रखेंगे। इसके साथ हम अंतिम परिपाटी अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आज का अभ्यास प्रश्न है कि प्रसिद्ध कानूनविद फली एस नरीमन का संबंध निम्न में से किस पद या सम्मान से रहा है? इनमें से किससे रहा है उसका जवाब आपको देना है। राज्यसभा के सांसद, पद्म विभूषण, अंतर्राष्ट्रीय कानूनविदों की समिति के अध्यक्ष या उपर्युक्त सभी। उम्मीद है आप इसका सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।